हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके थे डीडी संक्रमण के लिए सिलेक्शन रूल्स। ठीक है, डीडी संक्रमण के लिए सिलेक्शन रूल हमने 2 रूल देख चुके थे। अब आगे हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट। स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्नतम अवस्था, इसको हम देखेंगे कि क्या होती है, इसे कैसे निकालते हैं, क्या होता है कि। तो देखो, हमें पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित करता है? नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या दिखाया जाता है? विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण को दिखाया जाता है। यही दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सिर्फ विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस तरह वितरित होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। वो किसी ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो उन इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न अभिविन्यास होते हैं। ठीक है, और जब इन विभिन्न अभिविन्यासों में अंतःक्रिया होती है तो सूक्ष्म ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो नहीं प्रदर्शित कर रहा है किसी ऊर्जा अवस्था को। लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स के अभिविन्यासों में अंतःक्रिया के कारण सूक्ष्म ऊर्जा स्तर प्राप्त होते हैं, और उन सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के को ही हम या तो ऊर्जा अवस्था कहते हैं या ऊर्जा पद के रूप में उनको परिभाषित करते हैं। और इन ऊर्जा अवस्था में से जो सबसे कम ऊर्जा की अवस्था होती है उसे क्या कह देते हैं हम? स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट। स्पेक्ट्रोस्कोपी निम्न अवस्था, जिस ऊर्जा अवस्था की एनर्जी सबसे कम होती है उसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट कह देते हैं। इसको निकालने के लिए एलएस कपलिंग, एलएस युग्मन की आरएस विधि का हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एलएस युग्मन की आरएस विधि का हम उपयोग करते हैं, जिसकी कुछ स्टेप्स है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ग्राउंड स्टेट का निर्धारण करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप है। तो देखो, हम देख रहे हैं एलएस युग्मन की आरएस विधि, एलएस युग्मन की आरएस विधि। ठीक है, और इसी के अंदर हम कुछ स्टेप देख रहे हैं, जिसमें पहला है एस का निर्धारण। ठीक है, अब ये एस क्या है? तो ये एस है चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। ठीक है, क्या है एस? चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। जो ये एस है उसको निर्धारण हम पाई जाने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण का योग करके हम इसको प्राप्त करते हैं। S1 S3 डैश। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण का योग से हमें चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या मिल जाती है। या इसका एक और फॉर्मूला है निकालने के लिए, S बराबर n/2। अब यहाँ पर n क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दे? /2 कर दे, तो क्या होगा? हमें मिल जाएगा S। ठीक है, जैसे हम निकालते हैं, हमारे पास में D3 कॉन्फ़िगरेशन में D3 विन्यास है। हमें पता है कि अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो D के 5 कक्षकों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? इस तरह होगा। हमें पता है कि सबसे पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, तो यहाँ पर ये तीनों का वितरण हो गया है। अब हम इसके फॉर्मूले का यूज करते हैं, तो हमें पता है यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3/2, अर्थात S का मान क्या आ गया? 3/2। अगर हम चक्रण बहुलकता निकालना चाहे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहे, तो वो कैसे निकलती है? तो देखिए, स्पिन चक्रण बहुलता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1। या इसी फॉर्मूले को हम s की जगह क्या कर दे?
n/2 कर दें, क्या कर दें n/2 कर देंगे यदि हम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तो s + 1 अगर s की जगह n/2 कर दे तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या हो जाएगा n+1। अब देखते हैं हम, तो यहाँ से चक्रण बहुलता का जो मान आएगा वो क्या आएगा n, s की जगह क्या लिखेंगे हम, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इससे नहीं निकाल सकते क्या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। तो देखो कैसे, ये लिखा हमने 2 और s का मान हमें पता है कि आया है हमारे पास 3/2 + 1, ठीक है। ये आने पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 + 1 क्या मिल जाएगा हमें 4 मिल जाएगा। तो या तो डायरेक्ट किससे निकाल दो 4, या हमें पता है कि यहाँ n है जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कितनी है 3, तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से या तो s बराबर n/2 से या सभी चक्रणों का योग करके, अब चक्रणों का योग कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। हमें पता है कि यहाँ सारे के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमें पता है कि सबसे पहले जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो वो क्लॉकवाइज चक्रण वाला भरा जाता है, और हमें पता है कि जो क्लॉकवाइज चक्रण होता है इसको हम किससे दर्शाते हैं +½ से। तो +½ +½ +½ तीनों का +½ है और तीनों का जब योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/2। तो उस तरह से भी हम s का निर्धारण कर सकते हैं और n/2 से भी हम s का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप, जिसमें है L का निर्धारण। किसका निर्धारण L का निर्धारण। ये देखिए सेकंड स्टेप है हमारी L का निर्धारण। L क्या है, ये है कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। ये L को हम कोणीय क्वांटम संख्या के द्वारा, कक्षीय क्वांटम संख्या के द्वारा उनका एडिशन करके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसका एडिशन द्वारा, कक्षीय क्वांटम संख्या के योग के द्वारा हम कक्षीय कोणीय संवेग क्वांटम संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको देखते हैं। जैसे हमने लिया है D3, तो इस D3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। हमें पता है कि इसको जो साइन दिया हुआ 0, ये +1 है, ये तो +2 है, ये -1 है, तो ये -2 है, ठीक है। अब हम इस वाले फॉर्मूले में इसका मान रखते हैं। यहाँ जो W है वो तो क्या हुआ यहाँ पर +2, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ठीक है। फिर हम सेकंड की बात करते हैं, 1 + 1 इलेक्ट्रॉन कितना है 1 प्लस। फिर हम थर्ड की बात करते हैं तो उसका मान है 0, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 2, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 और यहाँ से क्या मिल जाएगा 0, टोटल क्या हो जाएगा 3। इस तरह से L का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए हमें इस तरह की जो साइन है उनका पता होना चाहिए, और ये तो हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से इनको पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुणा करके उनका योग करके हम L का निर्धारण करते हैं। आगे देखिए, L के विभिन्न मानों के लिए कुछ साइन दिए गए हैं। उन साइन को हम कहते हैं टर्म सिंबल। देखो वो टर्म सिंबल क्या है, अगर L का मान 0 है तो टर्म सिंबल होगा S, यदि 1 है तो P, ये तो D, ये तो F, ये तो G और ये तो H। देखा ये जो टर्म सिंबल है ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं। L के मानों को आधार पर इनको निर्धारण किया जाता है। ये 0 है तो टर्म सिंबल S प्राप्त होता है, यदि 1 है तो P, 3 है तो D। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखा हमने कि इस तरह से L का निर्धारण कर दिया जाता है। तो अगर हम D3 के लिए टर्म सिंबल की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, F। अभी अभी आपने देखा कि L के लिए जो वैल्यू मिलती है 3 और 3 के लिए टर्म सिंबल क्या है, F है। तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं, J का निर्धारण। थर्ड स्टेप में
हमारे जे का निर्धारण। तो देखो जे का निर्धारण हम कैसे करेंगे, थर्ड स्टेप जे का निर्धारण। देखिए जे के निर्धारण के लिए यदि एल का मान क्या हो, दो आपके पास में यहाँ पर दो कंडीशंस मिलती है, या तो L लेस देन एस हो या S लेस देन L हो या इक्वल हो। ठीक है, या तो L S से छोटा हो या S L से छोटा हो। यदि ऐसी कंडीशन है तो जो J का मान प्राप्त होगा, J की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा हमें 2L+1। और इस कंडीशन में J के संभव मानों के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो होगा 2S+1। ठीक है, क्या यदि L लेस देन हो S से तो J के जो संभव मान प्राप्त होंगे वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम 2L+1 से। और यदि S लेस देन या इक्वल टू L हो तो J बराबर 2S+1 से हम J के संभव मानों को प्राप्त करेंगे। जैसे हम D3 को लेते आए हैं तो हम इसमें भी D3 को लेकर ये देख लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें L और S का वैल्यू पता है। तो ये D3 है। D3 के लिए S का मान हमारा आया था 3/2, हमने भी देखा था। L का मान आया था हमारे 3। ठीक है, अब देखो कि 3 और 3/2 में से कौन छोटा है, यहाँ पर S लेस देन L है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 2S+1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो देखो 2S का मान रखेंगे हम 3/2+1। ठीक है, ये रखने पर 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 3+1 क्या आ गया यहाँ पर 4 आ गया। अर्थात D3 कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो J है उसके कितने मान संभव हो सकते हैं, 4 मान उसके संभव हो सकते हैं। अब ये कौन कौन से 4 मान हैं जो कि संभव होंगे, इनका पता हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए जो J की वैल्यू होती है वो चलती है L+S से L-S तक। ठीक है, और ये कैसे घटती चली जाती है, आगे बढ़ती है LS+-1, फिर आएगा LS+-2, फिर L-S, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी वो किससे मिलेगी, हमें L+S से। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर जब L+S, L तो क्या है, ये 3 है और ये क्या है 3/2 है। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले से तो हमें मिलते हैं कि J के संभव मान ये होंगे। अब आगे की J के कौन कौन से संभव मान होंगे इसको हम इस यहाँ से निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे J का सबका संभव मान होगा L+L, L यहाँ पर 3 है और ये है 3/2। ठीक है, अगर इससे हम निकालेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर, ये तो हमें पता है कि कैसे शो करते हैं, प्लस लेते हैं फिर इसको गुणा कर देंगे, तो यह आएगा हमारे पास 9/2। तो ये मिली हमें J की फर्स्ट वैल्यू। अब हम सेकेंड वैल्यू की बात करें तो सेकेंड वैल्यू -1 कर दे इसमें से, 9/2 -1 क्या आ जाएगा 7/2। थर्ड वैल्यू की बात करें तो थर्ड वैल्यू में से या तो -2 कर दो, इसमें से अगर -1 कर देंगे हम तो हमें क्या मिलेगा 5/2। फोर्थ वैल्यू की बात करें तो 5/2 में से -1 कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें 3/2। या तो इस तरह कर दो, या जैसा लिखा हुआ है LS+-1 किया फिर L+S-2 कर दो। जैसे हमने यहाँ 9/2 -1 किया, ये तो ठीक है। फिर हमें क्या करें, यहाँ पर 7/2 -1 किया, क्या तो हम ऐसा करें, ये क्या कर दे 9/2 -2 करेंगे तब भी हमें वही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम इसके मान निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका निर्धारण कैसे करेंगे, इनको कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखो अगर हम इसको शो करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ L बराबर क्या आया है 3 आया है। तो L बराबर अगर 3 आया है तो 3 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है F है। ठीक है, तो हम इनको शो कैसे करेंगे, ये तो हुई हमारी L वैल्यू। ऊपर शो करते हैं हम मल्टीप्लिसिटी होती है 2S+1 और यहाँ शो करते हैं हम J की वैल्यू। ठीक है, इस तरह
को शो किया जाता है। लेकिन हम अभी यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जे के मान है उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इस तरह से जे के मानों का निर्धारण होता है कि ये वाला फॉर्मूला चलता है। पहले हम l+2l+1 या 2s+1 का यूज करते हुए इनके संभव मानों की संख्या निकालते हैं। फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम निकालते हैं कि ये कौन कौन से मान संभव है। तो इस तरह से अभी तक हमने जो एलिस कपलिंग की आरएस विधि है उसके 3 स्टेप देखे हैं जे के निर्धारण के लिए। अब आगे 4th स्टेप देखेंगे जिसमें जो पूरा ग्राउंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है उसको हम इन सारों के सारों पर सम्मिलित करके किस शब्द से प्रदर्शित करेंगे, कौन सी ये होगी, इसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।